बात पते की, ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, न शोर न हंगामा, अब होगी बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बात कोचिंग में वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग में आए नए मोड़ की। पटना पुलिस फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आखिर क्या हुआ कि फैजल रडार पर आ गए? ठीक 7 बजे बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेटी से दरिंदगी के आरोपी को लंगड़ा कर सख्त संदेश दिया है। तीसरी खबर होगी 7:26 पर। जो बड़ी खबर होगी वो बात मोहाली ब्लास्ट के यूपी कनेक्शन की करेंगे, जहां देवबंद से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि वो जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। और 7:30 बजे दोस्ती, प्यार, ब्रेकअप, गुस्सा और नफरत की आग में जल रहे एक प्रेमी की बात होगी, जिसने बेहद ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। बिहार के पटना में खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान अब अपने ही बयानों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कोचिंग सेंटर पर कथित फायरिंग मामले में फैजल खान का दांव अब उल्टा पड़ गया है। पहले तो वो अपने बयान से पलटे और फिर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो एक एक कर उनका झूठ बेनकाब होता नजर आ रहा है। जिस दिन कथित फायरिंग की बात कही गई है, खान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने खुद फायरिंग देखी। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। हालांकि पुलिस जांच में जब फायरिंग की बात झूठी निकली तो फिर फैजल अपनी बात से पलट गया। जब मामला बढ़ा तो एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि खान कोचिंग सेंटर के गार्ड्स हैं। सवाल यह है कि फैजल खान ने फायरिंग करते हुए किसे देखा था, और अगर ये उनके गार्ड से तो फायरिंग करने को किसने कहा था? क्या फैजल खान के कहने पर ही फायरिंग की गई थी? जैसे ही मामला बढ़ा और दूसरा पक्ष सामने आने लगा, खान सर ने सीएम सम्राट चौधरी और पुलिस प्रशासन की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया। इस बीच फैजल खान ने दावा किया कि वो कम पैसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो, कितना रिजल्ट हो। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लेवल पर ना पढ़ाया जाए। लेकिन फिर ज्ञान बिंदु वाले कोचिंग से तुलना हुई तो फिर वो भी कम ही फीस में पढ़ा रहे थे। सवाल यह है कि क्या खान सर सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे थे? वहीं पटना कोचिंग सेंटर में फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। अब फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फैजल खान की तलाशी में छापेमारी भी चल रही है। फैजल खान पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल पुलिस के पास 2 जून का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ज्ञान बंधु कोचिंग सेंटर का एक पोस्टर उतारा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पूरे विवाद का कारण यही पोस्टर है, जिसे हटाने के बाद बवाल शुरू हुआ और वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि सामान्य रूप से है कि आपका वो पूरा जो परिसर है, उस परिसर का कुछ भाग तो ये संस्थान का, इसके अलावा अन्य भी संस्थानें हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों संस्थान हैं, अन्य भी संस्थानें हैं वहाँ पे ना, और सबका अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में पोस्टर लगाए। इस दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया, जिसमें पोस्टर पर गोबर फेंका गया। दावा किया जा रहा है कि फैजल खान के कहने पर हुआ। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर फोकस है और उसी का नतीजा है कि जो जिस भाषा में समझता है, पुलिस उसे उसी भाषा में समझाती है। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान देकर अपराधियों को चेतावनी दे दी। बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। उसी का नतीजा है कि लखनऊ में दुष्कर्मी को पुलिस ने बुलेट वाला ट्रीटमेंट दिया, तो वहीं बलरामपुर में एक कुकर्मी को लंगड़ा कर कंधे के सहारे चलने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स के पास हर दरिंदे के लिए बुलेट बुक है और इसीलिए सीएम योगी चेतावनी देते हैं कि जो बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान जाएगा। यानी जो वार्निंग नहीं मानता है उसका बुलेट इलाज होता है। जैसे कानपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, मुरादाबाद में हुआ। कोई बदमाश है तो कोई हिस्ट्री शीटर जिसने कानून हाथ में लिया, उसे योगी फोर्स का सामना करना पड़ता है और अगर वो कानून की बात मान लेता है तो ठीक, वरना इन अपराधियों के जैसा ही अंजाम होना तय है।
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में भारी बवाल आज मच गया और जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम के बाद कमलेश का शव लेकर गांव पहुंची, परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस वालों को टारगेट कर पत्थर फेंकने लगे। इस पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल उस वक्त हुआ जब एनकाउंटर में ढेर कमलेश बिंद के अंतिम संस्कार के लिए शव उसके गांव लाया गया। तो पहले से वहां मौजूद भीड़ पुलिस को देखकर भड़क गई और फिर हंगामा और नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी करने लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हमले में पुलिस वाले अपनी जान बचाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक पुलिस पर हमले का प्लान पहले से ही तैयार किया गया और इसका मास्टरमाइंड प्रधानपति संजय चौधरी को बताया जा रहा है। पुलिस पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तकरीबन 60 से 70 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा जरूरत पड़ी तो आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में नशा तस्करों और नशा कर माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कानपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक यूपी पुलिस ने नशा तस्करों और नशा कर अराजकता करने वालों पर स्ट्राइक की है। यूपी में नशा तस्करी करने वालों के लिए दिन पूरी तरह से लग चुके हैं। युवाओं को नशे के दंदल में धकेलने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है जो नशाखोरी कर अराजकता मचाते हैं। नशा ऐसे ही है जैसे दीमक अंदर अंदर किसी वस्तु को खोखला बना देता है, ऐसे ही नशा व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बना देता है। इसीलिए ऐसे ही नशे के दीमकों का सीएम योगी प्रदेश से पूरी तरह सफाया कर रहे हैं। कानपुर के किदवई नगर में पुलिस ने नशा तस्करों के ठिकानों पर एक साथ रेड की। इस ऑपरेशन में करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में नशा कर माहौल खराब करने वालों की भी धरपकड़ की गई। सार्वजनिक जगह पर नशा करने वाले 86 लोगों को गिरफ्तार कर सख्त एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 54 साल के हो गए। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने से लेकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले मुख्यमंत्री का धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि योगी के इस मॉडल के मुसलमान जो हैं वो भी फैन दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए यूपी के मुसलमान भी पूरी धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। केक काटकर खुशियां मना रहे हैं कि उनके प्रदेश की कमान एक ऐसे शासक के हाथों में है जिसकी नजरों में हर कोई बराबर है। जितनी भी योजनाएं की हैं उसमें काफी लाभ हम मुसलमानों को जाए। हम चाहते हैं सरकार हमारी योगी आदित्यनाथ जी की रहे। जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमारे योगी जी ने कार्य किया है वो काबिले तारीफ है कि युवा चेहरा है और एक दफा देश के प्रधानमंत्री जरूर बने। पिछले 9 सालों में जिस तरह से योगी ने प्रदेश को माफिया और अपराध मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर से लेकर बुलेट मॉडल निकाला है, उसकी तारीफ में भाईजान ने कसीदे पढ़े हैं। हमारा प्रदेश आज भय मुक्त, कब्जा मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश है। योगी जी ने जो है भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। जो जुर्म क्राइम होते थे उससे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है, तो ब्रेक लगा है। जो योजनाएं हैं सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, तो सभी के लिए है। यूपी तो यूपी, 7 समंदर पार पेरिस में भी योगी का क्रेज है। जब एफिल टावर के पास लोगों ने सीएम का बुलडोजर थीम वाला केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद से ही अब कट मनी घोटाला और गुंडों सबका हिसाब बंगाल पुलिस कर रही है और इसी कड़ी में इलाके के बदमाशों ने जो सियासी चोला ओढ़कर अपना दबदबा बनाया था, अब उन्हें सबक सिखाने का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में देर रात NIA की टीम ने TMC के कद्दावर नेता शौकत मौला के ठिकानों पर छापेमारी की। भारी सुरक्षा बलों के साथ NIA की टीम ने शौकत के घर, रेस्टोरेंट और पार्टी कार्यालय को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान शौकत की पत्नी और बेटी से पूछताछ हुई। इसी कड़ी में पुलिस ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास को जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। स्वरूप विश्वास पर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का राजनीतिकरण करने का आरोप है। ये जो टॉलीवुड में राजनीतिकरण हुआ था, इसका पूरा मास्टरमाइंड है ये स्वरूप विश्वास। टॉलीवुड में किसको काम मिलेगा, किस आर्टिस्ट को काम नहीं मिलेगा, किस मेकअप आर्टिस्ट को काम मिलेगा, पूरी डिसीजन जो है स्वरूप विश्वास लेता था। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, TMC नेता के ऊपर अंडे फेंके गए हैं। शमशुल इस्लाम पर लोगों ने अंडे फेंके हैं। पुलिस ने शमशुल को गिरफ्तार किया। पुलिस के ले जाते समय ये हमला हुआ है। हालांकि TMC लगातार कह रही है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके का हमला कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये स्थानीय निवासी हैं जो कि TMC के इस नेता के ऊपर अंडे फेंकते नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। साथ ही देश के बॉर्डर वाले राज्यों को भी बड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर वाले राज्यों में किसी तरह की डेमोग्राफिक बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी संदेश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा तक लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी दौरान गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि किसी तरह से कोई घुसपैठ नहीं होने देंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे शाह ने बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए डेमोग्राफिक बदलाव पर सख्त तेवर दिखाए। चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। इस दौरान शाह ने बताया कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट बॉर्डर भी आखिरी चरण में है, जिसके तहत ड्रोन, सेंसर, एआई समेत हाईटेक तरीके से बॉर्डर की निगरानी की जाएगी, जिसके जरिए बॉर्डर पर घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। कभी राहुल गांधी को अपना भाई बताने वाले एमके स्टालिन अब कांग्रेस पर पूरी तरह नाराज नजर आ रहे हैं और 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर रहे हैं, जिसने डीएमके की गैरमौजूदगी ने विपक्षी एकता पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। लेकिन क्या अब टीवीके पार्टी जो है वो डीएमके की जगह भरेगी कांग्रेस के लिए? साथ ही डीएमके और कांग्रेस का 3 दशक पुराना रिश्ता भी टूट गया। स्टालिन की पार्टी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस होगी वहां हम नहीं जाएंगे। We will not participate in the India Alliance meeting where Congress is a part. बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया और टीवीके की सरकार बनाने में मदद की। इसके बाद से ही दोनों दलों में कड़वाहट शुरू हो गई थी। They backstabbed us. They took the seats, won in our alliance and went and supported TVK without as much batting an eyelid. हालांकि कांग्रेस से नाराज स्टालिन की पार्टी ने इंडिया गठबंधन में गैर कांग्रेसी दलों को अपना समर्थन देने की बात कही। अगली खबर बिहार के कटिहार से, जहां कांग्रेस की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब पार्टी नेताओं के बीच मंच से ही तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और बैठक में शोर शराबे के बीच जमकर नारेबाजी होने लगी। कहा तो संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई थी और कहा यह हंगामा हो गया। ये तस्वीरें कटिहार के कांग्रेस की संगठन सृजन बैठक की है, जहां उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि कुछ नेता उच्च सदन में पहुंचने के बाद सत्ता पक्ष की भाषा बोलने लगते हैं, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए, नारेबाजी करने लगे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब कुछ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में हुआ, जो इस हंगामे को भी सुझाव समझ रहे हैं। सब तो पार्टी के लोग थे और कुछ बातें लोग सबका पार्टी में बात कहने का अलग अलग तरीका, ये नोक झोंक नहीं मानी जाती। बताया जा रहा है कि शकील अहमद का बयान इलाके के सांसद और विधायक को लेकर की गई थी, जिस पर मामला गर्मा गया और कार्यकर्ताओं ने अपने मन की भड़ास निकाल दी। और अब बात उत्तर प्रदेश के खोड़ा की, जहां सूर्या चौहान की हत्या और असद के एनकाउंटर के बाद आज फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद था जुम्मे की नमाज को लेकर, जहां हिंदू संगठनों ने नमाज न होने देने की धमकी दे दी थी। लेकिन योगी फोर्स ने ऐसे सुरक्षा के इंतजाम किए कि सब कुछ शांति से निपट गया और मुस्लिम समाज के लोगों ने शांति से जुम्मे की नमाज अदा की। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और तकरीबन 700 जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। पीएसी है, आरआरएफ है, हम लोग हैं, क्यूआरटी है, पूरी सतर्कता बनी हुई है और जो है सामान्य माहौल है। वहीं योगी फोर्स की चौकसी की वजह से इलाके का मुस्लिम समाज भी खुद को पूरी तरह से महफूज फील कर रहा है। नहीं डर का आएगा, जब प्रशासन साथ में तो डर का आएगा। प्रशासन है हमारे साथ में। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। आपको बता दें कि सूर्या चौहान की हत्या और असद के एनकाउंटर के बाद नमाज नहीं पढ़ने देने की अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन योगी फोर्स के सख्त एक्शन ने खोड़ा को बलने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण और कब्जों के लिए खिलाफ एक्शन जारी है। आज एक बार फिर 5 साल पहले जमीन कब्जा कर बनाई गई चमन शाह की अवैध दरगाह को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में संदेश बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो उससे निपटने के लिए योगी का बुलडोजर हमेशा एक्शन मोड में रहता है। ठीक वैसे ही संभल में दिखाई दिया, क्योंकि शायद कब्जाधारियों ने योगी का मैसेज नहीं सुना। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। इस नासुनी का खामियाजा है कि अभी तो अवैध मजार को खंड खंड किया गया, लेकिन अब उस कब्जा करने वाले की हिस्ट्री निकाली जाएगी, उसकी संपत्ति की जांच होगी और गलत पाए जाने पर एक्शन भी होगा। अभी तक कुल 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है
सरकारी जमीन है उसको कब्जा मुक्त करवाया गया है और कल भी इसी तरीके की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। यानी पूरा संभल कब्जा मुक्त होगा और कब्जा मुक्त जमीन पर गरीबों के मकान बनाकर दिए जाएंगे ताकि गरीब के सिर पर भी छत हो। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद सिस्टम अब नींद से जागा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे होटल्स और इमारतों पर कार्रवाई हो रही है जो नियम कायदों की अनदेखी कर चल रहे हैं। ये बुलडोजर एक्शन इसलिए हो रहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा कहीं ना हो, इसलिए प्रशासन की रडार पर वो होटल और बिल्डिंग है जहां पर नियम कायदों का पालन नहीं हुआ। इससे जहां भी कुछ अवैध नजर आ रहा है फौरन एक्शन लिया जा रहा है। मुंबई के अंधेरी में दिल्ली में हुए हादसे से सबक लेते हुए होटल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। ये हिस्से को पूरी तरह से तोड़ा गया है, नीचे का हिस्सा इसे आगे एक प्रॉपर शेड बनाकर बनाया गया था और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। अलग डिजाइन देने की कोशिश की गई थी ताकि जब यहाँ पर जो ग्राहक आए उन्हें एक थोड़ा अलग फील मिले, लेकिन अगर इसमें आग लगती तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा जानहानि होती। वहीं दिल्ली में भी अवैध बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। गिटोनी इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर गरजा। इसके अलावा अतिक्रमण वाली कई दुकानों को सील किया गया। उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, जब रन या लालच देकर अवैध तरीके से धर्मांतरण का मकड़जाल फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर और राजस्थान के अलवर में पुलिस ने ऐसे धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया है। 2 राज्यों के ये वो 2 शहर हैं जहां अवैध धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। लालच और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण का जाल फैलाया गया। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण गैंग पर नकेल कस रही है। यूपी के सीतापुर में एक घर में चल रहे धर्मांतरण के इस अवैध खेल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कर रहे 16 लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया है। बिल्डिंग के अंदर से बाइबल और ईसाई धर्म से संबंधित किताबें बरामद हुई हैं। वहीं राजस्थान के अलवर में भी धर्मांतरण का एक ऐसा ही खेल सामने आया है। पुलिस ने अवैध तरीके से लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। 10-15 परिवार यहाँ के हैं, बाकी कहाँ जाते हो? दिल्ली में कपड़े की दिल्ली में क्या करवाते हो आप? क्या करवाते हो आप? आरोपी के पास से ईसाई धर्म से संबंधित प्रचार सामग्री और 2 धार्मिक पुस्तकें भी बरामद हुई। और पश्चिम बंगाल से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी विधायक के खिलाफ यह नारेबाजी हुई है। चोर चोर के नारे लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये नारे लगाए हैं। अब्दुल मतीन की गाड़ी को लोगों ने घेरा। हारोआ विधानसभा सीट से विधायक है मतीन, और देखिए किस तरीके से चोर चोर के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। दोनों ही जो राजनीतिक दल है, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हों चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, जगह जगह जब से टीएमसी चुनाव हारी है कार्यकर्ताओं के बीच इस तरीके की झड़प की तस्वीरें बेनकाब। हारोआ सीट से विधायक है मतीन, जिनके खिलाफ आज चोर चोर के नारे लगाए गए। पंजाब के पटियाला में आईटीआई पास बेरोजगारों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी 1 जून से पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के बाहर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज मुख्यालय में घुसने की कोशिश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। देखिए कैसे सड़क पर बैठे हुए आईटीआई के पास सैकड़ों बेरोजगारों पर मान सरकार की पुलिस लाठियां बरसा रही है। बेरहमी से लाठीचार्ज की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। लाठीचार्ज के साथ ही पुलिस प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए ले गई। आईटीआई के पास बेरोजगार नौजवान यूनियन के सदस्य सहायक लाइनमैन के पदों पर सीधी भर्ती, सेवाओं को नियमित करने और इसके लिए रखी गई लिखित परीक्षा की शर्त को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पिछले 5 दिनों से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते धक्का मुक्की होने लगी और हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में एलएनटी प्लांट में सेना की नई ताकत जोरावर टैंक का जायजा लिया। ये भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है जो अगले साल सेना को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, देश का ये नया बाहुबली दुश्मनों के चीथड़े उड़ा देने में माहिर है। नाम है जोरावर टैंक। पीएम ने हजीरा में एलएनटी प्लांट जाकर इस स्वदेशी ताकत की धमक देखी। 2027 तक ये सेना के बेड़े में होगा और इसे पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की योजना है। टैंक की खासियत इसका वजन है जो महज 25 टन का है, जो भारत के मौजूदा टैंक से वजन में भी आधा है। जोरावर टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक और ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। ये एक एम्बिफिशियंट प्लेटफॉर्म होगा जो नदी नालों को आसानी से पार कर सकेगा।
भारतीय सेना ने इस टैंक का नाम 19वीं सदी की डोगरा मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह के नाम पर दिया है, जिन्होंने तिब्बत में जाकर चीनी सेना को पटखनी दी थी। और इसके अलावा पीएम मोदी ने स्वदेशी तोपों को K9 वज्र का भी जायजा लिया है। दिल्ली एनसीआर में आग की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब नोएडा में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई, जहां 2 सेक्टर्स में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई और एक बार फिर सोसाइटीज में ये जो हाई राइज इमारतें हैं, इनकी फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। ऐसा लग रहा है कि आग की ढेर पर नोएडा की सोसाइटीज खड़ी है। एक और सेक्टर 75 की सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई, तो वहीं सेक्टर 52 में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। बात सेक्टर 75 की है, जहां आईवी काउंटी सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर एक फ्लैट में आग लगी। आग की लपटें और धुएं की गुबार से पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं सेक्टर 52 में भी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसके निचले हिस्से में एक रेस्टोरेंट है और ऊपर पीजी था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। दोनों हादसों ने एक बार फिर से फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े किए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक हर हाई राइज बिल्डिंग में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरी है। आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए कम से कम 2 सीढ़ियां और तय दूरी पर रिफ्यूज एरिया बनाया जाता है और एक सुरक्षित स्थान होता है। आग बुझाने के लिए अंडरग्राउंड और रूफटॉप वाटर टैंक और एक स्पेशल फायर रेजिस्टेंस लिफ्ट होना जरूरी है। यूनिट होगी। देश में महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस बात की आशंका आरबीआई ने भी जाहिर की है। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 वजह हैं। पहला, कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम और दूसरा अल नीनो का प्रभाव, ऐसा आरबीआई कहता है। दरअसल दुनिया में कच्चे तेल की कीमत करीब 2 महीने से $110 प्रति बैरल के आसपास है। इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर दिख रहा है और अब खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वहीं दूसरी वजह अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है। आने वाले वक्त में अल नीनो की वजह से मौसम का चक्र बदलेगा, यानी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे, कहीं कहीं सूखे की भी मार हो सकती है और इसीलिए फसल पर कहा जा रहा है कि इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और जब फसल पर असर पड़ेगा तो महंगाई पर असर होगा। यानी आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ आम जनता पर पड़ना तय दिख रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पार्षद ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में पार्षद ने सड़क के लिए दंडवत प्रदर्शन किया। दावा है कि पार्षद 4 महीनों से सड़क बनवाने के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो वो सीधे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और अनोखे तरीके से अपनी गुहार लगाई। मैंने आपको कल शाम को मैम दिया था, मैंने आपसे कहा आपको एप्लीकेशन दिया था मैम, मैंने आपको आज मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आया तो मैंने रविंद्र बाबू को दिया था। आपने कहा कि कल उसका निस्तारण होगा। मैम हमारी वो रोड बनवाइए 4 महीने से मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, लेट के प्रणाम करता हूँ मैम, लेट के प्रणाम मैम, प्लीज मेरी रोडें बनवा दीजिए मैम, प्लीज माफ। अनोखे प्रदर्शन के बाद एग्जीक्यूटिव अधिकारी ने सड़क बनवाने का भरोसा दिया। 4 साल पहले पंजाब के मोहाली ब्लास्ट का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एटीएस और पंजाब एसटीएफ ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। दावा किया जा रहा है कि ये संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए अहम कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि अब मोहाली ब्लास्ट को लेकर कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दरअसल मोहसिम देवबंद का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका नाम मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक मामले में सामने आया है। हालांकि अभी अधिकारी मोहसिम को लेकर के कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, जिसके बाद कई राज्यों में एक्शन देखने को मिल सकता है। मोहसिम गांव प्रधान का भाई बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसका नाम जैश ए मोहम्मद से जुड़ता दिख रहा है। उसने व्हाट्सएप के ओटीपी पाकिस्तानी के आतंकी संगठन के साथ शेयर किए। मोहसिम के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कई सामान जब्त हुए। मोहाली ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद मोहसिम अब अपने आका मसूद के कई राज उगल सकता है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के इशारे पर देश विरोधी साजिशों के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शेख को एटीएस आजमगढ़ लेकर पहुंची। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि मोहम्मद शेख के टारगेट पर कौन कौन लोग थे और उसे हथियार कहां से मिले। एटीएस मोहम्मद शेख को आजमगढ़ इसीलिए लेकर पहुंची क्योंकि इसके पास से बरामद 9 mm की पिस्टल को लेकर एटीएस को एक बड़ा क्लू हाथ लगा था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को मोहम्मद शेख से पूछताछ में पता चला कि इसे आजमगढ़ से पिस्टल मिली थी। यूपी एटीएस शहजाद भट्टी से जुड़े हुए आतंकी मोहम्मद शेख को लेकर आजमगढ़ गई है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद शेख ने आजमगढ़ से ही पिस्टल खरीदी थी। ऐसे में एटीएस मोहम्मद शेख को आजमगढ़ लेकर ये पता लगाने पहुंची कि उसे हथियार सप्लाई कौन करते थे और क्या वो भी आईएसआई के लिए काम करते हैं।
इसके अलावा अब तक की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर ये कुछ राजनीतिक नेताओं पर हमले की साजिश रच रहा था। इसके अलावा मोहम्मद शेख पूर्वांचल के कई युवकों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करने के लिए उकसा रहा था। अब बात नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले की करेंगे, जिसको लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे पुलिस ने किए हैं। मामले में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक इसका पाकिस्तान और जाकिर नाइक कनेक्शन भी सामने आया है, जो भारत और हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत टीसीएस में धर्मांतरण का खेल हो रहा था और पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को टारगेट किया जा रहा था। एक पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे पाकिस्तानी इस्लामिक मौलवी तारिक जमील और जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे और धन परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। ये भी बात सामने आई है कि शारीरिक शोषण के बाद आरोपी दानिश, तौसिफ और निदा खान समय समय पर ऐसे वीडियो दिखाते थे और इस्लाम के बारे में बताते थे और कहते थे कि वो लोग भजन सुनना और मंदिर जाना बंद कर दे, इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा। बता दें कि मामले में 9 पीड़ित महिलाओं ने अप्रैल में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। निदा खान समेत अब तक 8 आरोपी पकड़े गए, जिनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट में 106 गवाहों के बयान लिए गए। फिलहाल मामले की सुनवाई अदालत में जारी है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।